हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट का 7 जुलाई को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो 2011 से लेके 2024 तक जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके सभी PYQs आपको इसी चैनल पर कराऊँगी। ठीक है, तो इसी चैनल पे आप लोगों को सभी PYQs कराऊंगे। आप लोग जानते हैं कि सीटेट में जो हमारा सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा PYQs हमारे रिपीट होते हैं। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से PYQs पेपर फर्स्ट और सेकंड के लगा लिए तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम हमारा हुआ था, सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा कब हुआ था? 26 जून को 2011 को हुआ था। तो इसमें जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। कह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्तर यानी कि 1st to 5th लेवल होता है उस पर जो है एक शिक्षक में, एक यहाँ पे टीचर में किसे जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। देखिए, अगर आप टीचर हैं 1st to 5th के तो आप में एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या फिर क्वालिटी होगी तो वो कह रहे हैं कि किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो किसे माननी चाहिए? हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए वो धैर्य और दृढ़ता को माननी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। अगर बच्चों को, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो है, शिक्षक कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। इसमें कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं परिस्थिति, अगर कोई भी कंडीशन आ जाती है लेकिन टीचर क्या होना चाहिए, उस कंडीशन को क्या कर दे, संभाल ले और बच्चों को क्या कर दे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कह रहे हैं कि एक शिक्षक है, यहाँ पे एक शिक्षक है जो उसका जो स्वभाव है कैसा है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी, तो उसमें यह लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की क्या दे देता है, अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, क्या करते हैं, कुछ शिक्षार्थी जो होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा क्लास में, आप लोग भी एक साथ बैठते होंगे या हम लोग भी बैठते होंगे। तो कुछ शिक्षार्थी क्या होते हैं, वो एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं। पर और कुछ क्या करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं। एक साथ बैठकर क्या करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप में पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता, एक अभिभावक जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या होता है, ये पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा कथन तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो कौन सा तरीका जो है वो सबसे बेहतर हो सकता है? तो कौन सा हमारा सबसे बेहतर हो सकता है तरीका कि जो अभिभावक है उसे क्या करना चाहिए, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास क्या करना चाहिए, उससे बिलीव करना चाहिए, विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ क्या करना चाहिए, समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि जब वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो कह रहे हैं कि वो अवस्था यानी कि वो स्टेज कौन सी है, जब बच्चा जो होता है क्या करता है, तार्किक रूप से वस्तुओं यानी कि चीज़ों या फिर घटनाओं, इवेंट्स के बारे में, विषय में क्या करना लगता है, चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या करता है, चिंतन प्रारंभ करता है। तो वो अवस्था कौन सी है? तो वो हमारी जो अवस्था कहलाती है, तो वो हमारी कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी जो अवस्था एज है वो कब से हमारी होती है, 7 से कितनी होती है, 11, कितनी होती है, 7 से लेकर 11 तक होती है। तो और ये जो अवस्थाएं दी थी वो किसने दी थी, हमारी जीन पियाजे ने दी थी। किसने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि मन का मानचित्रण संबंधित है। जो मन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण जो है वो किससे संबंधित है? तो मन का मानचित्रण जो संबंधित है वो हमारा क्या है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। किस पे, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। तो मन का मानचित्रण का जो अर्थ है वो क्या है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। तो अर्थात अनुसार कैसी बात करें, तो किसी कार्य को, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कार्य करने से पहले
उसकी एक रूपरेखा कायम मन में बना लेनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसका मतलब उसके बाद का सोच लेनी चाहिए कि हम अगर ये काम करेंगे तो आगे इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे करना है। तो कह रहे हैं कि अभी मतलब काम नहीं किया है, पर उनकी मन में एक उनकी क्रिया मन क्या बना लेना चाहिए, एक क्रियाशीलता को बना लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो कह रहे हैं कि विशेष रूप से, यानी कि एक बच्चे जो होते हैं जो स्पेशल रूप से तरीके से सीखते हैं, तो यहाँ पे करेंगे विशेष रूप से, किसे विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे बेहतर जो तरीका है वो क्या है, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। कह रहे हैं कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यानी कि ऐसे में इनका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे 4 स्टूडेंट है, तो सभी को एक ही पद्धति से ना सिखाकर, बल्कि उनको जिस तरीके से बच्चा सीखे उनको उस तरीके से हमें अलग अलग सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षण की यानी कि टीचिंग मेथड का यूज़ नहीं करना है, बल्कि अगर कोई बच्चा एक ही मेथड से नहीं सीख पा रहा तो हमें उनके लिए अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का पोषण करता है। तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है, देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि हर शिक्षार्थी में उसके अंदर कुछ छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं, ठीक है, उनकी प्रतिभाएं होती हैं, अंतर्जात प्रतिभाओं का हमें क्या करना चाहिए, उनका पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि उनके जो अंदर की चीज़ें हैं, झिझक है, वो निकले और वो जो करना चाहते हैं वो उन चीज़ों को करें। तो यही होता है कि जब हम उनको क्या करते हैं, जब उनकी अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करते हैं और उनसे क्या करते हैं, एक टीचर क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी उससे जो होता है उनके अंदर सृजनात्मकता का क्या होता है, पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा, कह रहे हैं कि जो पियाजे की अवस्थाएं थी, तो देखिए पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन सी अवस्थाएं दी थी हमारी, तो सबसे पहले हमारी जो अवस्थाएं दी थी कौन कौन सी दी थी, ये हमारी चारों अवस्थाएं जो दी थी वो किसने दी थी, हमारी पियाजे ने दी थी। कौन सी दी थी, पियाजे ने दी थी। और जो पहली अवस्था थी, देखिए पहली अवस्था ये हमारी जो है, जो कौन सी है, ये हमारी जो संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष है, ये कौन सी थी, पहली अवस्था थी। तो फिर सेकंड जो अवस्था दी थी वो जो थी वो कौन सी थी, हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है वो हमारी कौन सी है, 2 से 7 वर्ष है, कितनी, 2 से 7 वर्षीय अवस्था थी। और तीसरी जो अवस्था थी वो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। कौन सी थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था जो थी वो हमारी थी, फोर्थ अवस्था जो थी वो कौन सी थी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से ऊपर होती है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं, किसे, अमूर्त, देखिए अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए जिस चीज़ें को हम देखकर चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, ठीक है। अगर चीज़ों को हम देखकर, तो ये हमारी थर्ड अवस्था जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और जो फोर्थ अवस्था है वो हमारी कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो यह इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, तो वो हमारी कौन सी अवस्था कहलाती है, तो वो हमारी अवस्था कहलाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी कहलाती है, हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं कि सीखना समृद्ध हो सकता है, कह रहे हैं कि जो सीखना है, लर्निंग जो है वो क्या हो सकती है, समृद्ध हो सकता है यदि, इफ, तो कह रहे हैं कि सीखना जो है समृद्ध हो सकता है यदि क्या हो, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। कैसे उदाहरणों को, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कहाँ लाया जाए, कक्षा में लाया जाए। तो इससे क्या होगा, जो सीखना है वो समृद्ध हो सकता है, हो जाएगा, और जिससे विद्यार्थी क्या करते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा तो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे से समझेंगे और उनको जो वास्तविक उदाहरण होते हैं वो बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाते हैं। तो इससे जो बच्चा का जो सीखना है वो समृद्ध हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। कह रहे हैं कि जो सीखने की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कह रहे हैं कि कौन सा कथन जो है सीखना यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया, लर्निंग के प्रोसेस
प्रोसेस में जो है विशेषता नहीं मानना चाहिए, किसे एक विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो किसे नहीं मानना चाहिए कि क्या मानना चाहिए, कह रहे हैं कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है कि शैक्षिक स्थान जो है वो संस्थान जो है एकमात्र स्थान है। देखिए अगर बच्चा सीखना चाहता है तो वो बिना स्कूल जाए भी सीख सकता है, किसी भी अध्यापक की सहायता लेकर वो सीख सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो अपने शिक्षण संस्थान में ही सीखे। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, यानी कह रहे हैं क्लास 5th के जो बच्चा है वो दृष्टिबाधित है, यानी कि उसकी जो आंखें देखने की शक्ति वो दृष्टिबाधित है, विद्यार्थी है। तो उसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ हमें कक्षा में सामान्य रूप से यानी कि जो बच्चे उधर हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ जैसे व्यवहार करते हैं उन्हें वैसा ही व्यवहार हमें उनके साथ करना चाहिए। और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे तो देखिए दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो देख तो पाएगा नहीं, ठीक है, तो अगर वो सुनेगा तो सुनने से वो अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो उनके साथ हमें जो देखिए जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं हमेशा हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और उनके लिए क्या क्या श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे बच्चे क्या होते हैं अच्छे तरीके से सीख सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो बच्चा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जो है बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ठीक है, यहाँ पर ऊपर कट हो गया, तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना क्या है, ये एक ना तो ये सामाजिक है और ना ही मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ये जो है वो शारीरिक है। क्या है, हमारा जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना है क्या है, ये क्या है, हमारी शारीरिक आवश्यकता है। क्या है, ये एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कहें कि वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कह रहे हैं वो कौन सा स्थान, यहाँ पे स्थान पूछ रहे हैं कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। तो वो स्थान जो है हमारा क्या है, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण है। क्या है, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण है। देखिए विद्यालय में बच्चा जब जाता है अपनी समस्याओं को भी लेकर जाता है, तो वहाँ पर उसकी समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जहाँ पर उसका क्या होता है, बच्चे का विकास जो होता है अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहे हैं कि डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो डैश है उसको क्या करना चाहिए, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसे, तो डैश को, तो किसे अभिप्रेरित शिक्षण माना जाता है, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को क्या माना जाता है, एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। देखिए बच्चा क्या होता है, विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछना जो है वो क्या है, एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। क्योंकि अभिप्रेरक, जब बच्चे के अंदर अभिप्रेरक होगा तो अभिप्रेरक ही क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। इससे जब भी बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, जब उनके अंदर, देखिए आप जब किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होंगे, जब आप मोटिवेशन होगा आपके अंदर, आप कुछ चीज़ों को सीखने चाहेंगे, तभी आप क्वेश्चन करेंगे, तब आप क्वेश्चन करेंगे, तभी आपके क्या होगा, तभी आपका जो है जो शिक्षण है, जब देखिए जब टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्वेश्चन भी कर रहा है, मतलब बच्चा सीख रहा है, तो इसलिए वो क्वेश्चन कर रहा है, तो इस तरीके से जो शिक्षण हो रहा है उसे क्या माना जाएगा, एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो बुद्धिमान बच्चे का जो है लक्षण नहीं है, नहीं कौन सा है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो क्या नहीं है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण, वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो देखिए बच्चा जो बुद्धिमान होगा वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझेगा, उसे समझ कर चीज़ों को सीखेगा, ना कि उसे लर्न करके, मतलब उसे याद करके। कोई भी चीज़ें जब हम याद कर लेते हैं, बिल्कुल उनको क्या करते हैं, याद करना जो होता है रट लेना, तो ये रट लेना यह जो होती है हमारे लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम तो हम लर्न कर लेते हैं, रट लेते हैं, ठीक है, हम जाके काम मेरा एग्जाम हो जाता है, हम जाकर दिया था, लेकिन आगे नेक्स्ट टाइम क्या होता है, फिर वो चीज़ें हमें याद नहीं होती, फिर से हमें उनको दोबारा रटना पड़ता है। लेकिन जब हम समझ से पढ़ते हैं अपनी, तो वो हमें हमेशा लाइफ टाइम याद रहता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चंस मैं इसमें करा दे रही हूँ, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 क्वेश्चंस कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो कह रहे हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में क्या करते हैं, अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका जो श्रेय जाता है वो हमारा जाता है, किसे जाता है? पियाजे को जाता है। किसे जाता है? पियाजे को जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।